हेलो नमस्ते, वेलकम टू मालवी एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, मालवी एकेडमी आपके लिए लेकर आ रहा है अपना क्रैश कोर्स, जिसके अमेजिंग फीचर की आज हम लोग बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली आपका क्रैश कोर्स कब से शुरू होने वाला है? तो अगर बात करें कोर्स के स्टार्टिंग डेट की, तो ऑनलाइन मोड में ये आपका 18 मार्च से स्टार्ट होगा, और ऑफलाइन मोड की बात करें तो ये आपका 19 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। मतलब 19 मार्च से आपकी बैच स्टार्ट होगी। अब देखिए, इस कोर्स की जर्नी जो है वो 40 डेज़ में आपको पूरा का पूरा कोर्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराया जाने वाला है। तो इसका जो एंड डेट है बेसिकली वो है आपका 30 अप्रैल, और ये आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होने वाला है। ठीक है, दोनों मोड में आपको अवेलेबल होगा। अगर हम कोर्स के फीचर की बात करें तो इसमें क्या क्या आपको चीज़ें मिलने वाली हैं, तो स्टूडेंट्स आपको चैप्टर वाइज रैपिड रिवीजन बुकलेट मिलेगा, जिसमें कम टाइम में आप पूरे सिलेबस को, पूरे चैप्टर्स को, जो भी आपके कोर्स हैं उसके एक एक चैप्टर को थरली कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ पीडीएफ जो होगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होगा ऑनलाइन मोड में। एंड देन अगर हम बात करें ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए तो क्या होगा, तो उनको प्रिंटेड फॉर्म में बुकलेट मिलेगा। और इस कोर्स में आपको चैप्टर टेस्ट मिलने वाला है, यानी जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट होगा उसका एक चैप्टर टेस्ट भी आपको मिलेगा। ठीक, और साथ ही साथ आपको 10 फुल मॉक टेस्ट मिलने वाला है स्टूडेंट्स। और ये जो आपके मॉक होंगे बेसिकली इसका जो मीडियम होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। कोर्स फीस की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है बच्चे। और ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन की जो फीस है वो आपका 7000 रुपीज़ हैं। और ऑफलाइन वाले बच्चों को अगर ऐप की एक्सेस लेनी है तो उनको एक्स्ट्रा 200 रुपीज़ पे करना होगा। तो ये रहा बेसिकली आपके कोर्स के बारे में। ठीक है, तो आई होप आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे और विद इन 40 डेज़ अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं PYQs की। तो बिना किसी देरी चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारे 2022, 23, 24 के जो PYQs हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को करने का फ़ायदा क्या होगा? इन क्वेश्चंस को करने का फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपको क्वेश्चंस की ग्रेविटी पता चल जाएगी, क्वेश्चंस के पैटर्न पता चल जाएंगे, और उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्ट देंगे, एक पाथ दिखाएंगे कि हाँ, हमको इस तरीके से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, इस लेवल के क्वेश्चंस को हमें प्रैक्टिस करना है। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आता है विच इज़ रिलेटेड टू वोकैबलरी। अगर हम बात करें, कहता है क्वेश्चन कि चूज द ऑप्शन विच इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड इवोक। इवोक वर्ड का आपको मीनिंग बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है आपका टू हेजिटेट, स्टैमर, एंड सेकेंड ऑप्शन है आपका टू कॉल या अपील, थर्ड है टू पेंट या डेपिक्ट, और डी है टू रॉब एंड प्लंडर। तो स्टूडेंट्स, जो इवोक वर्ड होता है इसका मतलब होता है किसी मेमोरी को हम रिकॉल करते हैं, बेसिकली उसको याद करते हैं। तो टू कॉल आपका राइट आंसर इसके लिए क्वेश्चन होना चाहिए। जो राइट आंसर होगा, जो राइट ऑप्शन होगा, दैट वुड बी बी। तो इस हिसाब से देखिए, इन ऑप्शंस के हिसाब से तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, वर्ड दिया है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का आपको बताना है सिनोनिम। एक पॉइंट और याद रखना बच्चे, जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, एंटोनिम भी पूछा जाता है और आप आंसर कर देते हैं सिनोनिम का। तो इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए। आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है? सर्टेन है, एनक्लोज्ड है, सिक्योर्ड है, ट्रेस्ड है। अच्छा, किसी का लोकेशन हम क्या करते हैं? ट्रेस करते हैं। तो ट्रेस वर्ड तो यहाँ पे नहीं फिट होने वाला। प्रोटेक्टेड मीन्स क्या होता है? सुरक्षित, है ना। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस देखें, एनक्लोज्ड मीन्स बंधा हुआ, मतलब बंद, है ना। और सर्टेन मीन्स क्या होता है? डेफिनेट, निश्चित। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सिक्योर्ड। सिक्योर्ड मीन्स होता है सुरक्षित, सेफ। क्लियर? तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच सेज व्हाट डू यू मीन बाई कॉल्ड। कॉल्ड वर्ड का आपको बताना है सिनोनिम। क्या क्या ऑप्शन है अपने पास? काउंटेड है, स्पैट आउट है, गर्गल है। तो आपको एक टर्म सुना होगा आपने, समन। क्या टर्म होता है बेटा? समन्स। समन्स आपका सिंगुलर होता है और इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है समन्सेस। और जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं, तो नाउन चैप्टर में डेफिनेटली ये वर्ड आता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं? आपके सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाले क्वेश्चंस बनते हैं। तो समन्स का मतलब क्या होता है? जब ऑफिशियली किसी को बुलावा भेजा जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोर्ट आपको बुलाती है तो समन भेजती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट वुड बी बी। क्लियर एवरीवन? करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ड है चांस। चांस वर्ड का आपको बताना है सिनोनिम।
क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, इवोक है, सिंबल है, एंड अपॉर्चुनिटी है, एंड ऑर्गेनाइज है। तो एक एक ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए इवोक, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, किसी चीज़ को, किसी मेमोरी को हम क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं, इन दैट सेंस हम यूज़ करते हैं। सिंबल मीन्स किसी चीज़ का चिन्ह, निशान, या फिर इंडिकेटर के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। अब हमारे पास आता है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, और अवसर जैसे CUET एग्ज़ाम आपके लिए एक अवसर है, एक चांस है, तो राइट आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी है, CUET एग्ज़ाम क्या है आपके लिए, एक अपॉर्चुनिटी है कि आप लाइफ में और आगे जा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चा, सी हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पगनेसियस, अच्छा ये भी बहुत अच्छा वर्ड है पगनेसियस। कई बार होता है पगनेसियस को याद करने में बच्चों को बड़ा दिक्कत होता है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, थोड़ा सा हिंट, जैसे इतना गुस्सा होते हैं, जैसे पग पे उनको गुस्सा आता है, मतलब एक कदम चले फिर गुस्सा, एक कदम चले फिर गुस्सा, इस तरह के लोग को हम क्या बोलते हैं, पगनेसियस बोलते हैं। तो ज़रा देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेरलसम। तो गुस्सा आता है, गुस्से में लड़ाई झगड़ा नोक झोंक करते रहते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पगनेसियस बोलते हैं। अम्यूजिंग, अम्यूजिंग आपका अम्यूजमेंट वर्ड से बना है। अम्यूजमेंट वर्ड सुना है आपने, अम्यूजमेंट का मतलब होता है इंटरटेनमेंट। अम्यूजमेंट पार्क आपने ज़रूर सुना होगा, है ना, इंटरटेनमेंट। तो यहाँ पे अम्यूजिंग पर्सन है तो इंटरटेनिंग है, कपिल शर्मा, है ना, और भी जितने भी कॉमेडियंस हैं ये आपके क्या हो गए, इंटरटेनिंग, है ना। डिज़ायरेबल, डिज़ायरेबल का मतलब होता है कोई चीज़ जिसकी आपको डिज़ायर है, सिंपल। और रिबेलियस मतलब होता है विद्रोही, क्या मतलब होता है, जो रिबेल करता है, विद्रोही व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, रिबेलियस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। देखिए कितने इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कहाँ पे, आपके PYQs में। और हमने बहुत सारे ऐसे वोकैबलरी किए हैं जिसमें बहुत स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं, और इन क्वेश्चंस को तो करना आपके लिए आसान होगा ही होगा। तो नए स्टूडेंट्स से घबराएंगे नहीं। आप लेबल देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल बच्चे को पगनेसियस नहीं आता है तो इस लेबल का भी वर्ड उनको साइड में रखना है। क्वेरलसम तो सबको पता है, जो लड़ाई झगड़ा करता है ना, और लेकिन पगनेसियस उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट अलग सा वर्ड पूछा हुआ है। तो एग्ज़ाम में ऐसा ही एग्जामिनर करता है, ताकि आपका वर्ड के प्रति जो एक अंडरस्टैंडिंग है उसको चेक किया जाए, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड को पुट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि कोविटस, है ना, तो एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब क्या होता है, ग्रीडी का मतलब सबको पता है, तो वो थोड़ा सा अलग पूछता है, जैसे कोविटस हो गया आपका, रेवेनस हो गया। अब आपके पास अगला क्वेश्चन आता है क्लिंच। क्लिंच का मीनिंग बताना है आपको। तो क्लिंच का मतलब होता है बेटा किसी चीज़ से जुड़ा हुआ। तो जुड़ा हुआ के लिए हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, अटैच, है ना। डिटैच सेपरेट होता है, रिलीज करना, जैसे गुस्सा वगैरह होते हैं ना, रिलीज होती है, बैड एनर्जीज हमारी रिलीज होती है। फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ बढ़ना। इजी वर्ड्स है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, इंचैंटिंग। इंचैंटिंग वर्ड का आपको बताना है सिनोनिम। तो इंचैंटिंग, फैसिनेटिंग, ऐसे वर्ड्स आपने डेफिनेटली सुने होंगे, क्योंकि ऐसे वर्ड्स ये बड़े कॉमन से वर्ड होते हैं। अब इनको हम, इंचैंटिंग कोई चीज़ है, अट्रैक्टिव है, इट मीन्स समथिंग विच इज़ प्लीजेंट। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्लीजेंट हो जाएगा। कॉमिकल, कॉमिक बुक्स वगैरह पढ़ते हैं ना, जो फनी होती है, थोड़ा सा हंसी मजाक वाला होता है, तो कॉमिकल बुक्स के सेंस में आप इसको देखेंगे। विट्टी मतलब क्या होता है, वाइज होता है। और हार्मफुल मीन्स क्या होता है, समथिंग विच इज़ इंजूरियस। इंजूरियस के बाद हमेशा टू लगाते हैं प्रीपोजिशन के फॉर्म में बेटा, तो ये भी ध्यान रखना आप। फिर आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास गिगैंटिक। तो गिगैंटिक, ये सारे वर्ड्स हम ऐसे याद करते हैं, जाइंट, गिगैंटिक, मैमोथ, इसके अलावा आपका मॉन्स्ट्रस, ये सारे वर्ड एक साथ आते हैं। और इसी के साथ मैं क्या करती हूँ, स्टर्डी, मस्क्यूलर और स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट, विगरस, ये सारी चीज़ें लिखा देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमको एक साथ कई सारे मिलते जुलते वर्ड्स याद हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं गिगैंटिक। गिगैंटिक का मतलब होता है समथिंग विच इज़ ह्यूज, बड़ा है, बहुत बड़ा है। जैसे मॉन्स्ट्रस, मैंने कहा मॉन्स्ट्रस राक्षस, कभी सुना है कि छोटा सा राक्षस, बड़ा सा राक्षस, ऐसे इमेजिन करवाया जाता है ना कि बड़ा सा राक्षस आया, तो बड़ा का सेंस देता है। तो यहाँ पे देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। मिनिएचर का मतलब होता है स्मॉल, और डिलीजेंट का मतलब होता है बेटा आपका हार्ड वर्किंग। इफ़ यू आर डिलीजेंट,
इट मीन्स दैट यू आर हार्ड वर्किंग, यू आर लेबोरियस, यू आर इंडस्ट्रियस। ऑकवर्ड मीन्स क्या होता है, समथिंग विच इज़ अजीब, स्ट्रेंज, है ना, तो ऑकवर्ड आपका हो जाएगा थोड़ा सा वियर्ड सा, तो यहाँ पे स्ट्रेंज लिख दो। क्लियर, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपसे मैचिंग के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है। और ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अगर मिलते हैं तो बहुत हेल्पफुल होते हैं। कैसे हेल्पफुल होते हैं कि सॉरी, अगर आपको एक का भी मीनिंग पता है ना, तो आप क्लू ढूंढ सकते हैं। जैसे असिस्ट किससे बना, असिस्टेंट से। असिस्ट मतलब क्या होता है, हेल्प करना। तो यहाँ पे देखो ए का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो ए का सेकंड एक ही ऑप्शन है। देखो अगर आपको इजी वर्ड भी आता है तो भी आप क्वेश्चन के मतलब इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली आपको क्या करते हैं, हेल्प करने के लिए आते हैं। सेपरेटेड का क्या हो जाएगा, पार्टेड हो जाएगा। तो बी का क्या है, 1। अप्रीहेंशन मतलब क्या होता है, फियर, तो सी का क्या हो गया, 4th हो गया। अपील का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करना, तो डी का क्या हो गया, 3rd हो गया। राइट आंसर इज सी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कहता है कि कुछ और वर्ड्स हैं आपको मैचिंग के फॉर्म में, जैसे लेनियंट है, ऑर्नामेंटल है, प्रीमेच्योर है, पेरिल है। तो पेरिल, पेरिलस, लेथल, फैटल, डेडली हम एक साथ ऐसे लर्न करते हैं ताकि हमको ईजिली याद हो जाए, है ना। तो पेरिल का मतलब होता है खतरा, खतरा वाला वर्ड ढूंढो, मिल गया हमें खतरा से। डेंजर, तो डी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जरा ऑप्शन देखो ना, एक ही ऑप्शन में है डी के साथ 1, तो इमीडिएटली हम इसको मार्क कर सकते हैं ना। तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो बी ग्रेटफुल, इनडायरेक्टली आपको हेल्प करने के लिए आए हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखो पेरिल हो गया, उसके बाद कह रहा है प्री मैच्योर। प्री मैच्योर मीन्स क्या होता है, प्री मैच्योर बेबी, इसका नाम सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है, अनटाइमली, तो यानी सी का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। एंड देन अगर हम बात करें बी, ऑर्नामेंटल मीन्स क्या होता है, बी का कुछ चीज़ों को सजाना, संवारना, ऑर्नामेंटल, है ना, डेकोरेटिव। एंड देन आपका बच जाता है ए लीनियंट। लीनियंट का मतलब क्या हो जाएगा, समथिंग विच इज़ मॉडरेट। तो यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन मैचिंग से रिलेटेड है। नॉर्मल वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे देखिए हाइपरबोल। अब हाइपरबोल जब भी एक फिगर ऑफ स्पीच होता है उसमें क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, हाइपरबोली, हाइपरबोल। तो यहाँ पे देखो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ओवर स्टेटमेंट। बी का 1, बी का 1 किसी के साथ है क्या, यहाँ पे है, तो डायरेक्टली हमको आंसर मिल गया। फिर ए का हम देखते हैं, जनरल का मतलब क्या होता है, यूजुअल, जैसे बोलते हैं ना जनरली, यूजुअली, इट हैपेंस, है ना। तो यहाँ पे आपका ए का हो जाएगा सेकंड। सी की बात करें, इम्पैकेबल। इम्पैकेबल मीन्स होता है स्पॉटलेस, है ना, बेदाग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फॉल्टलेस। जस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, फेयर। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। डी का क्या हो गया आपका 3rd हो गया, और सी का क्या हो गया 4th हो गया। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में गिवन है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कन्फ्रंट, कन्फ्रंट मीन्स क्या होता है, सिनोनिम पूछा गया है। कन्फ्रंट मीन्स होता है किसी चीज़ का सामना करना। तो सामना करने के लिए वर्ड आता है आपका फेस। एक फेस का मतलब चेहरा भी होता है, और एक फेस का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम को, किसी सिचुएशन को फेस करना। जैसे आप सब CUET एग्ज़ाम फेस करने वाले हैं, और इसी से रिलेटेड फेस द म्यूज़िक एक ईडियम है जिसका मतलब होता है टू फेस एविल कंसिक्वेंसेस, यानी अनफेवरेबल रिजल्ट का सामना करना, ठीक है। और उससे रिलेटेड कई सारे वर्ड्स भी मैं आपको कराती रहती हूँ, जैसे एडवर्सिटी वाला, यूनिवर्सिटी से रिलेट करके। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। चलिए, कन्फ्रंट मीन्स फेस करना, सामना करना। इंजर मीन्स क्या होता है, हर्ट होता है। रिडिकुल मीन्स होता है किसी को मॉक करना, टू मॉक समबडी या समवन, ठीक है, किसी को चिढ़ाना। टॉलरेट मीन्स क्या होता है, सहन करना, टॉलरेट करना, इजी सा वर्ड है। फिर हम आगे चलेंगे, हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 13 जो सिनोनिम्स है आपका, और आपको मैच करना है मैचिंग के फॉर्म में। तो सबसे पहले यहाँ वर्ड देखो फेम। फेम मतलब क्या होता है, प्रसिद्धि, नेम। फेम के लिए सब कोई काम करता है। और फेम का मतलब क्या हो गया, रेपुटेशन या एडमायर। अब यहाँ पे अप्रिशिएट वर्ड भी है। अप्रिशिएट मतलब क्या होता है, एडमायर करना, तारीफ करना। ये भी वर्ब और ये भी वर्ब। तो डी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जरा ऑप्शन देखते हैं, दो ऑप्शन है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, है ना। ये हमें पता है कि डी के साथ 1 जाने वाला है। अब उसके बाद हमारे पास बचता है फेम। फेम का क्या हो जाएगा, फेम मतलब क्या होता है, रेपुटेशन या वैल्यूएबल। अब देखो समथिंग विच इज़ प्रेसियस। प्रेसियस है कोई चीज़, मतलब क्या है, वैल्यूएबल है, कीमती है। तो प्रेसियस का क्या हो जाएगा, वैल्यूएबल। तो यानी बी का क्या होना चाहिए, 4th होना चाहिए। बी का 4th इसमें हो गया है।
फिर हम आते हैं ए ऑप्शन पे, सेक्रेट। सेक्रेट मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ पवित्र है, होली है, तो ए का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बच गया हमारे पास सी, सी का क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड हो जाएगा, रेपुटेशन, फेम, प्रसिद्धि। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्साइटिंग। एक्साइटिंग वर्ड का आपको बताना है सिनोनिम। थ्रिलिंग है, लेबर है, अनबाउंड है, कॉर्डियल है। कॉर्डियल मीन्स क्या होता है, फ्रेंडली, कोई इंसान आपसे बहुत एमिकेबल है, एमिएबल है, तो कॉर्डियल मीन्स क्या होता है, फ्रेंडली, फ्रेंडली। थ्रिलिंग, लेबर है ना, लेबर आपके लेबरर से भी रिलेटेड होता है, लेबर आपका हार्डवर्क से भी रिलेटेड होता है ना। तो अनबाउंड मीन्स कोई चीज़ अनबाउंड है, बाधित नहीं है, अनलिमिटेड है, इस सेंस में हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे एक वर्ड है थ्रिल, जैसे आई एम थ्रिल्ड फॉर द पार्टी, आई एम थ्रिल्ड फॉर दैट फंक्शन, ठीक है। तो किसी चीज़ के लिए आप थ्रिल्ड है, एक्साइटेड है, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं थ्रिल्ड। तो एक्साइटिंग का क्या मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे, थ्रिलिंग हो जाएगा। फिर हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, डेनिजेंस का आपको बताना है सिनोनिम। क्या होगा यहाँ पे, लॉकर रूम, पेंटिंग, इनहैबिटेंट्स या सॉइल। तो देखो डेनिजन का मतलब होता है रेजिडेंट या फिर इनहैबिटेंट्स, जहाँ पे आप रहते हैं, मूल निवास स्थान को क्या बोलते हैं हम, डेनिजन बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे कोई पर्सन या फिर कोई एनिमल जो जहाँ पे रहता है उसको हम बोलते हैं। तो रेजिडेंट भी इसके साथ आप लिख लो, जहाँ पे रहते हैं, मूल निवास जहाँ पे है। फिर हम आएंगे एंटोनिम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। बेटा आपके पास वर्ड है अनलाइकली। अनलाइकली का आपको बताना है अपोजिट। तो अनलाइकली का मतलब होता है इम्प्रॉबेबल। क्या मीनिंग होता है बेटा, इम्प्रॉबेबल। अब इम्प्रॉबेबल मीन्स क्या होता है, समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल। कोई चीज़ आपको कैसी लग रही है, इम्पॉसिबल लग रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉबेबल बोलते हैं, असंभव बोलते हैं। तो हमें क्या चाहिए, अपोजिट चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रोबेबल हो जाएगा। पार्डन मीन्स होता है क्षमा करना, या फिर किसी को एक्सक्यूज़, जैसे किसी को कहा जाए कि रिपीट करिए, तो उस रिपीट ना बोल के हम क्या कह देंगे, जस्ट पार्डन। पार्डन मीन्स क्या होता है, टू रिपीट भी एंड एक्सक्यूज भी, किसी को क्षमा भी करना, ठीक है। पार्डन मीन्स क्या होता है, क्षमा करना भी होता है। इम्पॉसिबल आपका सिनोनिम ही हो जाएगा। वर्चुअली, जैसे ऑनलाइन इंटरेक्शन क्या होता है, वर्चुअल होता है, सिंपल। राइट आंसर इज बी। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन आपका मिला है सेंटेंस के फॉर्म में, वर्ड को अंडरलाइन किया गया है और आपसे पूछा गया है इसका अपोजिट बताएंगे। क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, दो अवेयर ऑफ हिज क्राइम्स ही रिमेन्ड इम्पेनिटेंट थ्रू आउट। तो पहले तो हमें इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी हम जाके इसका अपोजिट ढूंढ पाएंगे। तो इम्पेनिटेंट का मतलब होता है अनरिपेंटेंट। अनरिपेंटेंट का मतलब क्या होगा, अच्छा रिपेंटेंट तो सुना होगा आपने, रिपेंटेंट तो सुना होगा आपने। रिपेंटेंट क्या होता है, जब आपको पश्चाताप होता है, कोई गलती हो गई उसके लिए आपको क्या हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। कोई टाइम या फिर कोई चीज़ आपने मिस कर दिया, फिर उसका रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। तो रिग्रेट होना, पश्चाताप होना, ठीक, पश्चाताप करना, है ना। तो यहाँ पे जो हम अनरिपेंटेंट का हमें क्या चाहिए, अपोजिट चाहिए। तो रिपेंटेंट हो जाएगा आपका वर्ड, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है कि आपको रिपेंट हो रहा है किसी चीज़ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब अपने क्राइम के बारे में वो जानता है, फिर भी उसको कोई पश्चाताप नहीं होता। कई लोग होते हैं ना, गलती करके उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जस्ट लाइक दैट इस पर्सन के साथ हो रहा है। तो हमें अपोजिट चाहिए, तो रिपेंटेंट हो जाएगा। बाकी आपके ऑप्शंस नॉर्मल है और उनका यहाँ कोई सेंस नहीं है। राइट आंसर इज ए। आपके पास अगला वर्ड आता है प्रेज। प्रेज मतलब क्या होता है, प्रेज मतलब क्या होता है, ईजी वर्ड है। अब अपोजिट पूछा गया है, तो यहाँ पे देखो, अप्रूव मीन्स क्या होता है, अलाउ करना। अप्रूव एंडोर्स आपका सेम होता है, अलाउ करना, किसी चीज़ को परमिशन दे देना, अनुमोदन कर देना। और यहाँ पे अप्रिशिएट मीन्स तारीफ, तो दोनों सेम हो गया। अपोजिट चाहिए क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है, निंदा करना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर एवरीवन। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास वर्ड है कंसोल, है ना। कंसोल का आपको अपोजिट बताना है। तो यहाँ पे देखो, कई बार होता है ना, फ्रेंड सर्कल में भी कंसोल करते हैं। किसी के साथ कुछ बुरा हो गया तो उसको हम क्या करते हैं, कंसोल करते हैं ना, कि ठीक है, सही हो जाएगा, परेशान ना हो, है ना। एग्ज़ाम में किसी का थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ठीक है, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम कर लेना, कंसोल करते हैं। तो उसको सिंपैथी वाली फीलिंग, मतलब उसको सिंपैथाइज करते हैं, कि सहानुभूति देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या करते हैं, उसको काम डाउन करते हैं। पैसिफाई मीन्स क्या होता है, काम डाउन करना। to make someone calm, to make someone calm, है ना, calm।
और काम डाउन, ठीक है, ये दोनों मीनिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सूद करना, सोनू सूद से ये वर्ड मैं हमेशा आपको याद कराती हूँ। सोनू सूद ने कोविड के टाइम में बहुत लोगों को सूद किया था, मतलब उनको राहत पहुँचाया था, उनको शांत किया था। जैसे उनको घर जाना था तो घर जाने की जो उन्होंने जर्नी को आसान कर दिया था, तो उनको राहत पहुँचाया था, उनको शांति पहुँचाई थी, उनको आराम रिलैक्सेशन दिया था, सिंपल। तो सूद ये भी आपका सिनोनिम होता है, असुएज भी आपका सिनोनिम होता है, यानी किसी चीज़ को, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को क्या करना, कम करना, पेसिफाई करना, मतलब शांत करना। तो ये सारे वर्ड्स आपके शांति से रिलेटेड है, शांत करने से रिलेटेड है। हमें क्या चाहिए, अपोजिट चाहिए। अग्रीवेट मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, इंटेंसिफाई कर देना। तो अग्रीवेट मतलब क्या हो जाएगा, इंटेंसिफाई। और यहाँ पे देखो इंटेंसिफाई इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट। सामने वाला प्रॉब्लम में है और आप क्या कर रहे हैं, उसको कंसोल कर रहे हैं, तो मतलब उसको शांत कर रहे हैं, ठीक है, उसको सहानुभूति दे रहे हैं। और हमें अपोजिट चाहिए तो क्या कर रहे हैं, उसके दर्द को बढ़ा दे रहे हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यस एवरीवन, आई होप आपको समझ में आ गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ड है आपका अक्विटेड। अक्विटेड का हमें क्या चाहिए, अपोजिट चाहिए। तो अक्विटेड मतलब क्या होता है, जब किसी पे दोष लगता है, क्या लगता है, किसी पे दोष लगता है। अपोजिट चाहिए अक्विटेड, ठीक है। यहाँ पे देखो अक्विटल, अक्विट वर्ड से बना हुआ है बेसिकली। अक्विटेड मतलब क्या हो जाएगा, जब किसी पे दोष लगता है। अब यहाँ पे ऑप्शंस में देखें तो हमारे पास है प्रोमोटेड, बर्डन, कन्विक्टेड, डेवलपमेंट, कई सारे ऑप्शंस गिवन हैं। तो एक एक ऑप्शन को ज़रा ध्यान से देखने पे आप देखेंगे। डेवलपमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का विकास करना, है ना। बर्डन वर्ड का मतलब क्या होता है, बर्डन का मतलब सिंपल सा होता है जब किसी चीज़ पे बोझ डालते हैं, बर्डन सम लगता है कोई चीज़, है ना। बर्डन इज़ रिलेटेड विथ बोझ, ठीक। तो ऐसे वर्ड्स आ गए हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आता है एक वर्ड आपके पास प्रॉम्प्टेड, है ना। वर्ड क्या है, प्रॉम्प्टेड। तो प्रॉम्प्टेड वर्ड भी आपका इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप ज़रा ध्यान से देखेंगे वर्ड्स की तरफ तो अक्विटेड और आपका कन्विक्टेड क्या एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं कि नहीं, कनेक्टेड हो रहे हैं कि नहीं, ज़रा ध्यान से देखिए तो। बताओ ज़रा। यस एवरीवन, तो जब भी हम क्लास में बच्चों को कराते हैं तो ये अक्विट हो गया आपका, कल्परेट हो गया, इसके अलावा आपका अक्यूज़ हो गया, ये सारे वर्ड्स एक साथ करा देते, क्योंकि दोषी, कोई दोष, निर्दोष, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं एक साथ हो जाते हैं तो इजीली आपको समझ में आ जाता है। देखिए, तो यहाँ पे अगर ज़रा ध्यान से देखेंगे तो अक्विटेड वर्ड कहता है जब आप किसी को दोष मुक्त करते हैं, तो दोष लगा था उसको क्या कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं। एग्जेम्पशन वर्ड भी इससे रिलेटेड होता है, टू मेक समवन फ्री फ्रॉम गिल्ट। कन्विक्टेड का मतलब क्या होता है, किसी पे आरोप लगाना। जब आप किसी पे क्या करते हैं, आरोप लगाते हैं, किसी पे आरोप लगाना, किसी पे आरोप लगाना। ये जरा वर्ड्स को ध्यान से देखो, क्या ये अपोजिट लग रहे हैं एक दूसरे के साथ। किसी पे आरोप लगाना, जैसे यहाँ पे अक्विटेड मतलब उसको हम दोष से रिहा कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं, एक तरीके से जेल से वैसे रिहा करते हैं, तो दोष से हम क्या कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चार्ज लगा रहे हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलेंगे 21 की तरफ। रेलिंक्विश वर्ड है। रेलिंक्विश वर्ड आपका कई बार पूछा गया है एग्जाम में और ये इंपॉर्टेंट वर्ड भी आता है। तो वोकैबलरी की कैटेगरी में हम आए तो रेलिंक्विश वर्ड हो गया। कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो काफ़ी फेवरेट एक तरीके से होते हैं एग्जामिनर के, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या क्या वर्ड्स हैं अपने पास, गार्बेज है, गार्बेज कूड़ा कचरा से रिलेटेड। हार्मोनाइज मतलब क्या होता है, पेसिफाई करना, है ना, पेसिफाई करना, एक तरीके से शांति स्थापित करना, ठीक है। हार्मनी, हार्मनी से वर्ड बना, ब्यूटीफाई मतलब सुंदर बनाना। अब यहाँ पे देखो रेलिंक्विश का मतलब होता है त्याग देना, त्याग देना, है ना। और यहाँ पे अपोजिट चाहिए तो पॉजेस, पॉजेस मीन्स अधिकृत करना, अपने हक में लेना, अधिकृत करना। तो यहाँ पे ये भी मैं लिख दे रही हूँ आपको ताकि इजीली समझ में आ जाए, है ना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि हम अपोजिट कर रहे हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अपने पास वर्ड है कैपेसियस, ठीक है।
कैपेसियस, कैपेसियस से आपको कैपेसिटी याद आएगा, है ना, क्षमता, कैपेसी है ना। कैपेसियस मीन्स क्या होता है, समथिंग विच इज़ अनलिमिटेड, है ना, इतनी कैपेसिटी है कि वो सारी चीज़ों को भर सकता है। तो अपोजिट क्या चाहिए होगा हमारा, यहाँ पे लिमिटेड हो जाएगा। फुल इज कलरफुल, चार्मिंग, नॉर्मल वर्ड्स हैं। फिर हम आगे चलेंगे तो वर्ड है आपके पास फ्रॉडलेंट, फ्रॉडलेंट का आपको अपोजिट चाहिए। तो इसमें फ्रॉड छुपा हुआ है। फ्रॉड इंसान कैसा होता है, क्या वो रियल होता है कि अनरियल होता है, अनरियल होता है ना, धोखा देने के पर्पज से आपको आता है, धोखेबाज को हम फ्रॉडलेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जेन्युइन। जेन्युइन मीन्स बहुत ही सच्चा, ईमानदार, है ना। कोई कोई पर्सन होता है बहुत जेन्युइन होता है, जो भी उसके मन में होता है उसको कह देता है। बाकी सारे नॉर्मल वर्ड है। कैंडिड, कैंडिड मतलब क्या होता है, फ्रैंक पर्सन। कैंडिड मीन्स क्या होता है, फ्रैंक पर्सन, ठीक। फिर हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हॉस्टिलिटी, वर्ड क्या है, हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी मीन्स क्या होता है, हॉस्टाइल वर्ड सुना है आपने, हॉस्टाइल से जस्ट रिलेटेड होता है ये। हॉस्टाइल आपका एडजेक्टिव होता है और हॉस्टिलिटी आपका क्या होता है, नाउन होता है। किसी भी वर्ड के लास्ट में TY आता है तो वो क्या होता है, नाउन होता है। तो यहाँ पे देखो एनिमस है, रेजिस्टेंस है, डिसेप्शन है, फ्रेंडशिप है। तो एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को प्रतिरोध करना, ठीक है। रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध करना, सिंपल। डिसेप्शन मीन्स क्या होता है, आपका धोखा होता है, धोखा होता है। एनिमस मीन्स भी क्या होता है, हॉस्टैलिटी से रिलेटेड होता है, तो सिनोनिम हो गए। और अग्रेसिवनेस, यहाँ पे वर्ड लिख लो, क्या लिख लो, अग्रेसिवनेस, आक्रामकता, ठीक है, आक्रामकता। तो सामने वाला पर्सन कैसा है, आक्रामक है एक तरीके से। तो हमें क्या चाहिए, इसका अपोजिट चाहिए, तो क्या हो जाएगा, दोस्ती है। उधर आक्रामकता, इधर क्या है, दोस्ती है। राइट आंसर इज डी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ड है आपका रिट्रीट। रिट्रीट मीन्स क्या होता है, सबसे पहले इसका मीनिंग समझेंगे। तो पीछे की तरफ जाना, मूव बैकवर्ड। तो अपोजिट क्या होना चाहिए, मूव फॉरवर्ड होना चाहिए, लेकिन है नहीं ऑप्शन में। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन को देखेंगे, हेवन है, स्वर्ग, शेल्टर है, छत, और फिर आपका बी हो जाएगा एडवांस। एडवांस में चीज़ें क्या होती है, फॉरवर्ड की तरफ जाती हैं, आगे की तरफ बढ़ती हैं, प्रोग्रेस होता है, सिंपल। राइट आंसर इज बी। फिर आगे चलेंगे तो हमारे पास वर्ड है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का अपोजिट बताना है, तो सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए। तो डेलिब्रेट का मतलब होता है इंटेंशनल, कोई चीज़ आप जानबूझ के करते हैं, यानी आप जानबूझकर कर रहे हैं, इंटेंशनल कर रहे हैं। इसका अपोजिट एक्सीडेंटल भी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, तो हम किसके साथ जाएंगे, अनइंटेंशनल। किसके साथ जाएंगे, अनइंटेंशनल। लेजिटिमेट मीन्स क्या होगा, समथिंग विच इज लीगल। नेग्लिजिबल मीन्स क्या होगा, इग्नोरेंट, इग्नोरेंट, है ना। और फिर कैजुअल मीन्स नॉर्मल। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27, अफ्लुएंस। अफ्लुएंस वर्ड से आपको अफ्लुएंट याद आएगा। अफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, समवन हु इज रिच, वेल्दी, है ना। तो रिच, वेल्दी, ये सारे वर्ड्स होते हैं सिनोनिम किसके, अफ्लुएंट के। तो अफ्लुएंस मीन्स क्या होगा, रिचनेस, है ना, रिचनेस, अमीरी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा ऑप्शन, पावर्टी। पावर्टी। स्टैग्नेशन मीन्स क्या होता है, मंद, स्थिर, स्टेबल। कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंड वर्ड से बना है। अंडरस्टैंडेबल, समथिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड। नेग्लेक्ट करना मीन्स इग्नोर करना, इजी वर्ड। राइट आंसर इज सी। अब अगेन आपका एंटोनिम मैचिंग के फॉर्म में है। अगर मैचिंग के फॉर्म में बोलें तो इसमें डायरेक्टली आपको हेल्प मिल जाता है स्टूडेंट्स। अगर एक क्वेश्चन का भी आपको मीनिंग पता है ना, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में आपको हिंट देता है। तो इजी वर्ड से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कैलमिटी पे आते हैं। कैलमिटी का मतलब क्या होता है, आपदा। अब आपदा हो रही है और इधर देखो जरा, तो इधर हैप्पीनेस हो रही है। आपदा में व्यक्ति क्या होता है, दुखी होता है, तो इधर हैप्पी, हैप्पी हो रहा है। तो डी का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। डी का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। दो ऑप्शन आपके क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। उसके बाद हमारे पास अगर हम वर्ड करें ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स क्या होता है, कमज़ोर। क्या मतलब होता है बेटा, कमज़ोर, वीक। तो इसका यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग। तो यानी बी का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो बी का सेकंड किसी ऑप्शन में है क्या, बी का सेकंड इधर तो नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। बी का सेकंड यहाँ मिल गया, तो जाहिर सी बात है हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कैविटी है, कैविटी वर्ड है, तो सी, कैविटी वर्ड हमारा यहीं पे मिल गया। सी का क्या हो जाएगा, माउंट। और ए है अबेट। अबेट मतलब क्या होता है, कम करना, और इधर क्या करना है, बढ़ा देना है, तो इंटेंसिफाई। इजी इजी वर्ड है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अगेन मैचिंग के फॉर्म में। आपके पास मैचिंग के फॉर्म में एंटोनिम्स है। तो यहाँ पे देखिए ज़रा,
हमारे पास वर्ड्स की बात करें तो सेंट, संत जो होते हैं उनमें कैसी क्वालिटी होती है, पॉजिटिव क्वालिटी होती है। रॉक जो होता है वो थोड़े से दुष्ट कृपण व्यक्ति को बोलते हैं, दुष्ट व्यक्ति को बोलते हैं। तो सी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। क्या सी का थर्ड किसी ऑप्शन में है, यहाँ पे है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो एक वर्ड भी अगर आपको पता है ना तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको हिंट मिलना ही मिलना है। नॉर्मल वर्ड से हमने चूज़ किया, अब ए का क्या हो जाएगा आपका, डेमोक्रेसी का क्या अपोजिट हो जाएगा, ऑटोक्रेसी हो जाएगा। ए का फोर्थ है बी, एम्प्लॉय आपका हो गया एम्प्लॉयर। और फिर आपके पास बचा डी, इनकॉन्ग्रुएंट। इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हो गया आपका अपोजिट, यहाँ पे सिमेट्री हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पी ऑप्शन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वंडरफुल, समथिंग विच इज़ वंडरफुल मीन्स क्या हो गया, समथिंग विच इज़ ब्यूटिफुल, मैग्निफिसेंट। तो ये तो सिनोनिम हो गया, तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। उसके बाद आपके पास एक वर्ड है ऑर्डिनरी, कॉमन और हैज़ल है। तो अगर हम यहाँ पे इस वर्ड की तरफ ध्यान दें तो मैल जहाँ पे भी आता है बैड का सेंस देता है। किसका सेंस देता है, समथिंग विच इज़ बैड, है ना। तो आपका नो डाउट राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अपोजिट ढूंढ रहे हैं तो सी हो जाएगा। फिर हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन टैग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन टैग में क्या होता है बेटा, आपका स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, और क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से ऑप्शन में क्वेश्चन टैग है, तो याद रखिएगा स्टेटमेंट भी रहेगा और क्वेश्चन टैग भी रहेगा। यहाँ पे देखिए, इज इंट दिस माई बुक, यहाँ पे ये तो इंटेरोगेटिव है तो ये तो क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन तो सेंटेंस है नहीं। यू लाइक्ड दैट, डिडंट यू, यहाँ देखो सिंपल पास्ट, यहाँ पे डिडंट यू आया हुआ है, बिल्कुल सही आपका बी हो जाएगा। दे आर माई फ्रेंड्स, ये तो असर्टिव सेंटेंस हो गया। वी विजिटेड स्पेन लास्ट ईयर, डिडंट वी, ये भी आपका करेक्ट है, क्वेश्चन टैग में आ जाएगा। तो बी डी, और ये आपका नॉर्मल सा असर्टिव सेंटेंस है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, जिसमें बी डी गिवन है। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 32 नंबर कह रहा है सी डजंट रियली नो हाउ टू गेट आउट ऑफ द प्रॉब्लम। इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, सी डजंट रियली नो। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होना चाहिए, सेम सेंटेंस होना चाहिए, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डज सी। फिर आगे चलेंगे, आई कैन डू इट फॉर यू। अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होता है वही आपका क्वेश्चन टैग में बनता है, तो ज़रा ध्यान से देखिए, आई कैन डू इट फॉर यू, तो स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग होना चाहिए ना, और हर जगह नेगेटिव है। लेकिन कैन का कांत हो जाएगा ना, आरंट का कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो आई जो है वही आपका यहाँ क्वेश्चन टैग में भी होना चाहिए, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे तो लिस्ट आपका मैचिंग के फॉर्म में है, तो यहाँ पे एक सेंटेंस है आपका लेट्स गो टू द जिम। लेट्स की शुरुआत जब भी सेंटेंस में होती है तो उसका क्वेश्चन टैग किससे बनता है, शैल वी से। तो यहाँ पे देखो सी का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। क्या सी का फोर्थ है किसी ऑप्शन में, दो ऑप्शन में है, दो ऑप्शन आपके क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। यू इंजॉयड द मूवी, ये आपका सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट में आपको डिड मिलता है, तो सिंपल सी बात है पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डिडंट यू, मतलब डी का पेयर किससे हो जाएगा, सेकंड से। डी का पेयर किससे है, सेकंड से, तो यहाँ पे भी हम डिसाइड नहीं कर सकते। सी इज़ नॉट हार्ड वर्किंग, इज़ नॉट हार्ड वर्किंग, आपका स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा, पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, इज सी, यानी बी का क्या होगा, 1 होगा, बी का 1 होगा, तो यहीं से ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाता है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए, सी इज़ अ नाइस लेडी, तो क्या हो जाएगा, इज इन सी, तो यानी ए का थर्ड। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35 अगेन आपका रिलेटेड है क्वेश्चन टैग से। नेक्स्ट मॉर्निंग आई रिटर्न अकम्पनीड बाई वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, राइट आंसर आपका हो जाएगा नेक्स्ट मॉर्निंग आई रिटर्न, तो सिंपल सा है, डिडंट आई हो जाएगा। डिड आई नहीं होगा क्योंकि स्टेटमेंट जो है आपका कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए हम कैसा क्वेश्चन टैग लगाते हैं, निगेटिव लगाते हैं, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योर सिस्टर कुक्स वेल, आपका पहले टेंस देखो, टेंस आपका सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट में क्या आता है, डू डज। अब योर सिस्टर है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डू तो आएगा नहीं, तो कैंसिल इट। उसके बाद आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव क्वेश्चन टैग, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डजंट सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 37 यहाँ पे पूछा गया है कौन से ऑप्शन में क्वेश्चन टैग है, यहाँ पे नहीं है क्योंकि असर्टिव है। हु डजंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट इन इंडिया, ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है।
और आई डोंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, ये आपका सिंपल असर्टिव सेंटेंस है, तो ये तो होगा नहीं। देखो राधा लव्स टू स्टडी डजंट सी, यहाँ देखो सिंपल प्रेजेंट है, यहाँ पे डू डज का यूज़ किया गया है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव क्वेश्चन टैग हो जाएगा। माया कांट को कैन शी, नेगेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, तो यानी कि बी डी। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अगेन आपका क्वेश्चन टैग से ही रिलेटेड है। योर ब्रदर राजू प्लेज द ड्रम्स वेरी वेल। स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है। क्वेश्चन टैग कैसा आएगा, नेगेटिव। सेंटेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे डू डज का यूज़ करते हैं। योर ब्रदर राजू, सिंगुलर सब्जेक्ट तो के लिए तो डज ही यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डजंट ही, सिंपल। फिर सी कांट स्विम, सी कांट स्विम, नेगेटिव स्टेटमेंट, तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आना चाहिए। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। फिर कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 40th, आई एम ओल्डर टू यू, तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा जब भी आई के साथ एम मतलब आता है, आई के साथ ही एम आता है, सिंपल सी बात है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग है वो आपका नेगेटिव में आरंट आई हो जाता है। क्या हो जाता है, आरंट आई, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आरंट आई। फिर आपका क्वेश्चन है रिलेटेड टू पैसिव एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव की बात करें तो यहाँ पे देखिए 41 कहता है आपका व्हाई आर यू मेकिंग अ होल इन दी वॉल। सबसे पहले पैसिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो B+V3 होता है, यानी पैसिव में आपको B+V3 चाहिए ही चाहिए। बी क्या होता है, बी के फॉर्म्स इज एम आर वॉज वर बी विंग बिन। ये मैं पूरा डिटेल में आपको क्लासेस में समझाती हूँ। स्टूडेंट्स जो मेरे मेन कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि मैम B+V3 की बात कर रही हैं, तो क्या है B+V3, बी का फॉर्म उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपका सेंटेंस किस टेंस में है, तो देखोगे तो आपको लगेगा ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, तो बीइंग कहाँ कहाँ है, चारों जगह है। अब यहाँ देखो प्रेजेंट को हम पास्ट में नहीं कर देंगे, ये नरेशन नहीं है, एक्टिव पैसिव है, तो नरेशन में हम टेंस बदलते हैं, यहाँ नहीं। तो यहाँ सिंपल सी बात है, वॉज वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे अ होल क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, तो अ होल आपका आ जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। और यहाँ पे देखो बीइंग के बाद हमको थर्ड फॉर्म चाहिए, तो थर्ड फॉर्म कहाँ है, B+V3 होना चाहिए। ये देखो B और +V3, बिल्कुल सही। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू आर रिक्वेस्टेड टू पॉलिश माई शूज, ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव है बेसिकली, तो इसका हमें ढूंढना है एक्टिव। एक्टिव हमारा क्या हो जाएगा, जरा देखो यहाँ पे, पॉलिश शूज प्लीज, या प्लीज गेट माई शूज पॉलिश माई शूज प्लीज। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 43, हु डिड दिस, सिंपल पास्ट टेंस, तो यहाँ पे हु को हम किससे रिप्लेस करेंगे, बाय हुम से, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बाय हुम। और डिड को किससे रिप्लेस करेंगे, वॉज से, दिस डन, सिंपल। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है आपका 44 अगेन आपका किससे रिलेटेड है, पैसिव एक्टिव पैसिव से रिलेटेड है। दे हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज द सैलरी दिस ईयर। अब यहाँ पे देखो दे हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज द सैलरी, तो सैलरी दिस ईयर, तो सिंपल सी बात है, सैलरी हैज़ बीन डिसाइडेड टू इंक्रीज दैट ईयर, या फिर इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इंक्रीज द सैलरी दिस ईयर, दिस ईयर सैलरी हैज़ बीन डिसाइडेड टू इंक्रीज। अच्छा ऑप्शंस थोड़े थोड़े कंफ्यूजिंग पुट किए गए हैं। अच्छा बताओ, दिस का दैट तो हम नरेशन में करते हैं, तो यहाँ पे हमें करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल सी बात है, दे हैव डिसाइडेड, तो इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इंक्रीज द सैलरी दिस ईयर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। अच्छा ये हैज़ B+V3 यहाँ पे भी आया, B+V3 हमें चाहिए भी चाहिए, सिंपल, तो राइट आंसर इज ए। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 45, दे हैव पोस्टपोन द कॉन्सर्ट, तो अब यहाँ पे हमको बनाना है एक्टिव से पैसिव, तो हैव पोस्टपोन द कंसर्ट, कंसर्ट हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इज का कोई सेंस नहीं है, कंसर्ट यहाँ हैव है, तो ऑब्वियसली इधर भी हैज़ हैव के साथ बिन होना चाहिए। हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो यहाँ मे बी का भी कोई सेंस नहीं है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, द कंसर्ट हैज़ बीन पोस्टपोन बाय देम, ए आंसर। अगला है क्वेश्चन आपका, आई एम टू राइट अ बुक, तो यहाँ इसका पैसिव हम क्या बनाएंगे,
तो अ बुक इज़ टू बी रिटन, अ बुक वॉज, यहाँ पे देखो आई एम दिया है, सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है मतलब आई एम, तो कहीं ना कहीं पास्ट की हम बात क्यों करेंगे, पास्ट की हम बात क्यों करेंगे, अ बुक इज़ रिटन बाय मी या अ बुक इज़ टू बी रिटन बाय मी, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अ बुक इज़ टू बी रिटन बाय मी, ए आंसर। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है आपका चूज द सेंटेंस विच इज़ इन दी पैसिव वॉइस, कौन सा सेंटेंस है पैसिव वॉइस में, ये देखो ये जो आपका है सबसे इम्पॉर्टेंट क्लू, बी प्लस वी थ्री होगा सेंटेंस में तो आपका पैसिव वॉइस होगा। क्या यहाँ पे बी प्लस वी थ्री है, नहीं है, यहाँ वी टू है, यहाँ देखो कोई बी का फॉर्म है, नहीं है, है ना, यहाँ पे देखो वी टू है, सिंपल पास्ट है, ये भी आपका सिंपल पास्ट है, लेकिन ये देखो बी का फॉर्म और इसके साथ क्या है V3, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कहानी खत्म, राइट आंसर इज डी। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 48, कह रहा है वी विल एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स प्रॉम्प्टली, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, अगर देखें तो ऑल ऑर्डर्स आपका क्या है, ऑल ऑर्डर्स है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनता है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ऑल ऑर्डर्स, विल का वुड तो आप नरेशन में करते हैं, पैसिव में तो नहीं करते हैं, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी प्लस वी थ्री, यहाँ पे भी है बी एग्जीक्यूटेड, राइट आंसर इज डी। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 49, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, आप इसका राइट आंसर बताएंगे, ये आपका सेंटेंस किससे रिलेटेड है, इम्पेरेटिव से रिलेटेड है, इम्पेरेटिव सेंटेंस से, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है, तो प्रिपेयर फॉर वॉर, द प्राइम मिनिस्टर वॉज गिविंग द स्पीच, है ना, यहाँ देखो वॉज गिविंग, कौन सा टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बीइंग आएगा, बिल्कुल आएगा, तो यहाँ पे देखो बीइंग यहाँ नहीं है, कैंसिल इट, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, द स्पीच वॉज बीइंग गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चूज द सेंटेंस दैट इज इन एक्टिव कंस्ट्रक्शन, अच्छा पैसिव चूज़ करने को भी आया था, अब एक्टिव चूज़ करना है, तो आपको पता है पैसिव क्या होता है, बी प्लस बी थ्री होता है, तो ज़रा देखते हैं, ये देखो बी और आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉन मिल गया, तो ये तो नहीं होगा आपका एक्टिव। अ न्यू शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वॉज बिल्ट, ये देखो बी प्लस बी थ्री, यहाँ पे भी आ गया, ये भी पैसिव है। यहाँ पे देखो वॉज प्लस सीन, यानी बी प्लस बी थ्री, अगेन आपका यहाँ पे आ गया बेटा बी प्लस बी थ्री, तो ये भी आपका पैसिव में है, लेकिन यहाँ पे देखो आपका बी प्लस बी थ्री नहीं आया है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन है प्लीज़ कम सुन, आपको पैसिव में चेंज करना है, तो प्लीज़ कम सुन, यू आर रिक्वेस्टेड टू, है ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम सुन, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। द रेन हैड drenched द पेवमेंट completely फ्रॉम द बस बिफोर द बस अराइव्ड, पेवमेंट का मतलब होता है रास्ता, ठीक, द रेन हैड drenched द पेवमेंट, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या बनता है सब्जेक्ट, कैंसिल इट, और फिर यहाँ पे द पेवमेंट हैड है ना, तो हैड है तो ऐसा तो है नहीं कि हैड को हम हैव कर देंगे, हैड के साथ हम बिन ही लगाएंगे, सिंपल सी बात है, और तो द पेवमेंट हैड बीन ड्रेंच्ड कम्प्लीटली बाय द रेन बिफोर द बस अराइव्ड। फर्स्ट ऑप्शन देखो ज़रा कह रहा है यहाँ पे देखो द पेवमेंट वॉज, हैड का हम वॉज नहीं करते हैं पहली बात, तो ये भी कैंसिल हो गया, द पेवमेंट हैव बिन, और यहाँ पे देखो हैड का हैव बिन भी नहीं करेंगे, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सिंपल। फिर आगे है आपके पास बाय होम वर यू टॉट फ्रेंच, अब आपको पैसिव में सेंटेंस गिवन है और एक्टिव में फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हु टॉट यू फ्रेंच, राइट आंसर इज सी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ही वॉज सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट, तो सिंपल सा सेंटेंस है आपका, पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस ढूंढना है, तो कहीं ना कहीं ये सिंपल पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी सिंपल पास्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो द रिजल्ट्स सरप्राइज्ड देम, अगर ही है तो यहाँ देम कैसे हो जाएगा, हिम होना चाहिए ना, अब यहाँ पे नेवर किस तरीके से आ गया, नो नीड, नो इरेलीवेंट ऑप्शन, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, ठीक है, तो ये आपका 55 यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर आपका रिलेटेड टू पैसेज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। यस एवरीवन, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे, साथ ही साथ PYQ का लेबल भी आपको पता चल रहा होगा। चलिए, तो
तो यहाँ पे आपके सामने पैसेज है। अब स्टूडेंट्स मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि पैसेज के क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने से पहले एक बार उसके क्वेश्चंस को देख लेना चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे तो आपको डायरेक्टली उनको मार्क कर सकते हैं, ठीक। रीडिंग क्या होता है, कुछ बच्चे रीडिंग करना शुरू कर देते हैं, लगातार रीड करने लगते हैं, पर डायरेक्ट वाले क्वेश्चन जिसमें रीडिंग की आवश्यकता नहीं है, जिसमें रीडिंग की ज़रूरत नहीं है, उसको तो हम डायरेक्टली बस जैसे ही हमने क्वेश्चन देखा और आंसर पिक करके हमने मार्क कर दिया, हमारा टाइम बचता है इस तरीके से। कह रहा है द मेन फोकस ऑफ द पैसेज इज ऑन द प्लाइट ऑफ, प्लाइट मतलब होता है दुर्दशा, है ना, दुर्दशा, है ना, ऑफ व्हाट। 57 कह रहा है चिल्ड्रन फॉलोइंग इन विच एज ग्रुप आर मोस्ट सिवियरली अफेक्टेड बाय द क्वाइट क्राइसिस, ठीक, ओके। फिर आपका कह रहा है कौन सा, डज विच ऑफ द ऑप्शन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द क्वाइट क्राइसिस इन द यूएस एज पर द टास्क फोर्स रिपोर्ट। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू, ट्रू फॉल्स तो बिना पढ़े नहीं हो सकता है बेटा। 60 कह रहा है एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इन्फेंट्स इन द यूएस आर इन फोस्टर केयर ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट, ठीक है। तो कुछ नए टर्म्स भी आप सीखेंगे और ये आपका मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जल्दी जल्दी देखते हैं क्या है पैसेज हमारा। कह रहा है यूएस प्राइड करता है, तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ पैसेज इज अबाउट व्हाट। कह रहा है कि जो यूएस है बेसिकली अपने आप को लीडर समझता है इन दी वर्ल्ड कम्युनिटी, पूरे वर्ल्ड में अपने आप को कैसे कंसिडर करता है, एज अ लीडर कंसिडर करता है। अ रिसेंट रिपोर्ट शोज दैट इट लैग्स बिहाइंड अदर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। एक रिसेंट में रिपोर्ट आया है, हाल ही में रिपोर्ट आया है जो कि कहता है कि बहुत सारी कंट्रीज से पीछे है। क्यों? इन दी मीटिंग द नीड्स ऑफ इट्स यंगेस्ट मोस्ट वल्नरेबल सिटीजन्स। इसके जो यंगेस्ट सिटीजन्स हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में ये कहीं ना कहीं असक्षम है, इस वजह से ये बहुत पीछे है। मतलब अगर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो बाकी कंट्रीज अच्छा कर रही हैं और ये थोड़ा बहुत पीछे है, ठीक। उसके बाद कह रहा है द यूएस हैज़ अ हायर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, a higher proportion of low birth weight babies, a smaller proportion of babies immunized against childhood disease and much higher rate of adolescent pregnancies। अच्छा, ये इशू है बेसिकली इनके कंट्री का। क्या है प्रॉब्लम कि जो इन्फेंट, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका जो मॉर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर है, वो बेसिकली क्या है, वो कह रहे हैं कि हायर मोर्टेलिटी रेट और हायर प्रोपोर्शन ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज़, मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा है और साथ ही साथ जो बेबीज़ का बर्थ जो वेट है वो बहुत कम है। आप सोचिए कि जो बच्चे हैं अगर उनका वेट ही कम है तो कई सारी बीमारियां होने के उनके खतरे हैं, यानी कहीं ना कहीं उनका नरिशमेंट में कमी है। तो एक भले सुनने में छोटा सा पॉइंट लग रहा है लेकिन बहुत बड़ा सा पॉइंट है, क्योंकि जब बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे तो उस देश का जो नागरिक होगा वो कैसे स्वस्थ होगा। ऑब्वियसली बच्चे बड़े होकर वही उस देश के पिलर बनेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर। कह रहा है स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ बेबीज इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट चाइल्डहुड डिजीज़, बहुत कम बच्चे हैं जिनको जो बीमारियां होती हैं बचपन की उनके अगेंस्ट इम्यूनाइज्ड किया जा रहा है, ठीक है, उनके अगेंस्ट उनके मतलब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। बहुत ऐसे बच्चे बहुत कम हैं जो मतलब पूरी तरीके से नरिश्ड है। अब कह रहा है कि मच हायर रेट ऑफ एडोलसेंट प्रेगनेंसीज, यानी जो प्रेगनेंसीज है एडोलसेंट किशोरावस्था में जो प्रेगनेंसीज की रेट है वो काफ़ी हाई है। कह रहे हैं दिस फाइंडिंग डिस्क्राइब्स एज अ क्वाइट क्राइसिस, है ना, ये इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्राइसिस है एक तरीके से बहुत बड़ी सी बिगेस्ट प्रॉब्लम हो गई है इस कंट्री की। रिक्वायरिंग इमीडिएट एंड फार रीचिंग एक्शन, जिसके लिए ज़रूरत है कि तुरंत कोई एक्शन लिया जाए, सिंपल। और बेसिकली ये रिपोर्ट किसके द्वारा दिया गया, टास्क फोर्स ऑफ एडुकेटर्स, डॉक्टर्स, पॉलिटिशियंस एंड बिजनेस पीपल। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ फोर्थ ऑफ द नेशंस 12 मिलियन इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स लिव इन पॉवर्टी। टॉडलर्स जो छोटे बच्चे होते हैं, क्रॉल करके चलते हैं, उनकी बात हो रही है। एज मेनी एज हाफ कन्फ्रंट रिस्क फैक्टर एंड कुड हार्म देयर एबिलिटी टू डेवलप इंटेलेक्चुअली, फिजिकली एंड सोशली। अच्छा, इन सारी दिक्कतों से क्या प्रॉब्लम होती है कि बच्चा जो है वो फिजिकली डेवलप नहीं हो पाएगा, है ना, अगर उसका वेट प्रॉपर नहीं है, अगर वो अच्छे से ह्यूमनाइज्ड नहीं है तो जाहिर सी बात है उसका ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं होगा, तो उसके मेंटल हेल्थ में, इंटेलेक्चुअल हेल्थ में, फिजिकल हेल्थ में कहीं ना कहीं बैरियर बनने का काम करेगा, उसकी हेल्थ का जो प्रॉब्लम है वो, ठीक है। अब नाउ कहते हैं कि चाइल्ड इम्यूनाइजेशन टू इज़ लो, मोर चिल्ड्रन आर बॉर्न इन
पावर्टी, बहुत सारे बच्चे गरीबी में पैदा होते हैं। मोर आर इन सब स्टैंडर्ड केयर, बहुत सारे ऐसे हैं जिन मतलब एक होता है कि घरों में प्रॉपर केयर होना चाहिए जब बेबी होता है, तो उसके जन्म से पहले, उसके जन्म के बाद, तब जाके एक स्वस्थ बच्चा होता है। एक स्वस्थ बच्चा मतलब एक स्वस्थ बच्चा बड़ा होता है, सिंपल सी बात है। तो पहले ही उसके जन्म से पहले उसकी जो हालात है वो ख़राब है, बाद में भी ख़राब है, तो बच्चा तो बाद में लेटर लाइफ में तो उसको प्रॉब्लम होना ही होना है। तो ऐसा प्रॉब्लम उन्होंने बताया हुआ है। नाउ दे से कि वाइल देयर पेरेंट्स वर्क एंड मोर आर बीइंग रेज्ड बाय सिंगल पेरेंट्स, जबकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उनके पेरेंट्स जाहिर सी बात है काम करते हैं। यूएस ऐसी कंट्री है जहाँ पे दोनों पेरेंट्स मतलब काम करते हैं, मदर भी फादर भी। अब उनका जो बच्चा है वो सिंगल पेरेंट्स के द्वारा ही रेज किया जाता है, कोई वन ही उसको रेज कर रहा है, सिंपल। अब कह रहे हैं दे व्हेन taken together this and other factors can lead to educational and health problems are much harder and more costly to reverse. The crisis begin in womb with unplanned parenthood. मेन प्रॉब्लम बेटा यहाँ पे है, जो क्राइसिस है, जो दिक्कत है वो कहाँ पे शुरू होती है? मदर के वोम में। जब कोई पेरेंट्स बच्चे के जन्म के बारे में उसकी प्लानिंग नहीं करते हैं कि उसको कब लाना है, उसकी, क्योंकि बच्चा आना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात क्या है उसकी पूरी प्लानिंग कि किस तरीके से उसके हेल्थ का ध्यान रखना है ताकि बच्चे का ग्रोथ अच्छा हो और आगे चल के उसको किसी तरह वो डिजीज़ फ्री रहे, साथ ही साथ वो हर तरीके से। अब देखो एक छोटा बच्चा होता है ना, तो वो केवल अपने पेरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, वो पूरे कंट्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे एक एक बच्चे मिलकर पूरा देश बनाते हैं, जाहिर सी बात है ना। तो ये बड़ी सी प्रॉब्लम को उन्होंने बताया है कि अनप्लान्ड जो प्रेगनेंसीज़ है, अनप्लान पेरेंटहुड है, उसी वजह से ये सारी दिक्कतें हैं। नो प्लानिंग और बस बच्चा आ गया, फिर जाहिर सी बात है उसका केयर नहीं करेंगे तो कमज़ोर होगा ही होगा। Women and unplanned pregnancies are less likely to seek prenatal care. In the US, 80% of the teenager pregnancies and 56% of all pregnancies are all planned. यहाँ पे उन्होंने इम्पॉर्टेंट डेटा शेयर किया हुआ है कि 80% ऐसे लोग हैं, ऐसे टीनेजर्स हैं जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और साथ ही साथ 56% ऐसी प्रेगनेंसीज हैं जिनके बारे में कोई प्लानिंग ही नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ी डेटा है। द प्रॉब्लम्स continue after birth with unplanned pregnancies and unstable partnership often go hand in hand. अब देखो एक तो अनप्लान्ड बेबी हो गया और ऊपर से उन लोग की बनती भी नहीं है, यानी मदर फादर की आपस में बनती भी नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से भी बच्चे का जो मेंटल हेल्थ है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, उसकी वजह से उसके ऊपर एक अलग तरह का प्रेशर होता है, बच्चे का केयर नहीं हो पाता है, फिर उसकी वजह से उसकी नरिशमेंट नहीं हो पाती है, नरिशमेंट ना होने की वजह से उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है। सिंस 1950 द नंबर ऑफ सिंगल पेरेंट फैमिलीज हैज़ नियरली ट्रिपल। अब देखो 1950 से अभी तक की डेटा देखा जाए ना, तो जो सिंगल पेरेंट की डेटा है वो क्या हो गई है? ट्रिपल हो गई, तिगुनी हो गई है। मोर देन 25% ऑफ ऑल बर्थ्स टुडे आर अनमैरिड मदर्स। अब देखो क्या रहा है, 25% से ज़्यादा आज जितने भी बर्थ हुए हैं वो उनमें मदर्स जो हैं वो अनमैरिड हैं। एज द नंबर ऑफ सिंगल पेरेंट फैमिलीज ग्रो मोर वुमेन एंटर द वर्क फोर्स। अब देखो जाहिर सी बात है कि अनमैरिड वुमेन हैं, अब उस केस में क्या करती हैं वो बच्चे को केयर ना करके काम को सर्वाइवल के लिए कुछ तो चाहिए ही ना, तो जॉब वगैरह ज्वाइन कर लिया। अब इन्फेंट्स एंड टोडलर्स आर इंक्रीजिंग इन द केयर ऑफ पीपल और अदर दैन पेरेंट्स। अब इस केस में क्या होता है, जब मदर जॉब पे जाती है तो जाहिर सी बात है बच्चे को तो लेकर जाएगी नहीं, तो इस केस में बच्चे को वो किसी के पास रख देते हैं जो उसका केयर करे, और दूसरे पेरेंट्स कितना किसी और के बच्चे का ध्यान रखेंगे। मोस्ट डिस्टर्बिंगली रिसेंट स्टैटिस्टिक्स शो दैट अमेरिकन पेरेंट्स आर इंक्रीजिंगली नेग्लेक्टिंग और अब्यूजिंग देयर चिल्ड्रन। अब देखो अब रीसेंट की जो डेटा है वो कह रही है कि अमेरिकन पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे को नेग्लेक्ट करते हैं, अब्यूज़ करते हैं। साथ ही साथ in only 4 years 1987-1991 the number of children in foster care increased over 50%। कह रहा है कि 1987 से 1991 में फोस्टर केयर मतलब क्या होता है, पेरेंट्स ऐसे लोगों के पास भेज देते हैं, पेरेंट्स ऐसे लोगों के पास भेज देते हैं जो उनके बच्चों का ध्यान रखें, तो फोस्टर केयर में बच्चे को डाल देते हैं। जो बच्चों फोस्टर केयर में क्या होते हैं कि मान लीजिए कोई दंपति है, कोई कपल है, वो चाहता है कि कई सारे बच्चों का ध्यान रखना, तो वहाँ पे मेजॉरिटी में बच्चे आएंगे, तो हर एक बच्चे पे प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाएंगे। तो यही चीज़ उन्होंने कहा है कि 1987 से उसकी जो डेटा है फोस्टर केयर की वो बढ़ गई है। नाउ बेबीज अंडर द एज ऑफ 1
आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन एंटरिंग फोस्टर केयर। जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं अंडर एज ऑफ क्या 1 साल के, वो फास्टेस्ट ग्रोइंग हैं बेसिकली। फोस्टर 1 साल के बच्चों को कहाँ भेज दिया जा रहा है? फोस्टर केयर में भेज दिया जा रहा है, दूसरे पेरेंट्स के पास भेज दिया जा रहा है कि वो उनका ध्यान रखे रेदर देन देयर पेरेंट्स, है ना। जो बच्चे को ओरिजिनल पेरेंट्स से, जो रियल पेरेंट्स उनके पास नहीं रख के वो कहीं और भेज दे रहे हैं। द क्राइसिस अफेक्ट्स चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ द 3 मोस्ट सीवियरली, ठीक है। 3 साल के बच्चों के को ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, ठीक। आप कह रहे हैं मतलब 3 साल के अंदर वाले बच्चों को। इट इज़ दिस पीरियड फ्रॉम इन्फेंसी थ्रू प्री स्कूल ईयर्स दैट सेट्स द स्टेज फॉर अ चाइल्ड्स फ्यूचर। अब यही जो टाइम होता है, बचपन का टाइम, बेसिकली बच्चे का भविष्य बनाता है। और इसी फेज़ में बच्चे इतना सारा सब कुछ देख रहे हैं। आप सब इस प्रॉब्लम को भले छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन अगर रिलेट करके देखो, बचपन जिसका अच्छा नहीं होता है उस बड़ा होने पे भी ऐसे बच्चे क्या होते हैं, केयर ना मिलने की वजह से गलत गलत चीज़ों को, मतलब गलत गलत रास्ते में जा सकते हैं। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं इन चीज़ों से, ये सब बताया गया है। फिर आपके पास कह रहा है कि द मेन फोकस ऑफ द पैसेज इज ऑन द प्लाइट ऑफ, किसकी दुर्दशा की बात की गई है? ऑर्फन चिल्ड्रन की बात नहीं की गई है। यूएस फॉरेन पॉलिसी, वर्किंग मदर्स, लो बर्थ वेट बेबीज़, जो लो बर्थ, जिनका वेट बेसिकली कम है, उनकी प्रॉब्लम्स की बात की गई है। सिंपल। अब देखो कह रहा है चिल्ड्रन फॉलोइंग इन विच एज आर मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड, तो डायरेक्टली लिखा है बिलो 3 years, ठीक। फिर आगे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट क्वाइट क्राइसिस इन दी यूएस। अब देखो लोअर प्रोपोर्शन ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज विद नॉर्मल वेट, हायर, मतलब कह रहा है कि जो कम, बहुत सारे कम प्रोपोर्शन है कि जिनका बहुत सारे कम बच्चे हैं जिनका वेट नॉर्मल रह रहा है। हायर इंसिडेंस ऑफ एडोलसेंस गर्ल्स बिकमिंग मदर्स, ये भी एक प्रॉब्लम है। लोअर रेट ऑफ बेबीज सर्वाइविंग चाइल्डहुड डिजीज, ये भी एक प्रॉब्लम है। इंक्रीजिंग केसेस ऑफ टीनेज कपल्स गेटिंग एनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं वो लोग, दूसरा ही काम कर रहे हैं जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे 59 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रेफरेंस टू द पैसेज। कह रहा है कि पैसेज के रेफरेंस में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। तो अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन आपका ऑप्शन ए कहता है द नंबर ऑफ सिंगल पेरेंट्स फैमिली टुडे इज अप्रोक्सीमेटली 3 times मोर देन 4 decades अगो। दूसरा कह रहा है कि अबाउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द यूएस एंटरिंग फोस्टर केयर हैज़ डिक्रीज्ड आफ्टर 1991, ये भी आपका, अच्छा ये जरा पॉइंट्स देखो कौन सा इसमें से नॉट ट्रू है ना, नॉट ट्रू है। इन द यूएस द नंबर ऑफ इन्फेंट्स लिविंग इन पॉवर्टी इज अबाउट 3 million, अबाउट 6 million children in the US are likely to develop educational and health problem। अगर जरा सा ध्यान से अगर क्वेश्चन की तरफ हम देखें तो आपको पूछा गया है नॉट ट्रू, तो एक एक स्टेटमेंट की तरफ ज़रा ध्यान से कंसीडर करके देखिए कि क्या कहना चाहता है बेसिकली ये। यस पीपल, चलो हम लोग आते हैं अपने 59 की तरफ। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ सिंगल पेरेंट्स टुडे इज अप्रोक्सीमेटली 3 times मोर देन 4 decades अगो। बिल्कुल सही बात है, डेटा में कहा गया है कि अब जो सिंगल पेरेंट्स की डेटा है वो बढ़ गई है, ठीक। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द यूएस एंटरिंग फोस्टर केयर हैज़ डिक्रीज, डिक्रीज नहीं हुआ है, इंक्रीज हो गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा, सिंपल सी बात है, राइट आंसर इज बी। फिर आगे चलेंगे, an increasing number of infants in the US are in foster care on account of an increasing number of single parents families with female member working, an increasing number of employed couples who are required to stay apart and travel abroad, ऐसा कुछ नहीं है। an increasing number of parents who lack awareness about body care, school education and banking का कोई सेंस ही नहीं बनता है। an increasing number of parents who are irresponsible, angry and moody, और एक है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सिंगल पेरेंट्स फैमिलीज, जिसमें क्या होता है मदर्स वर्किंग हैं। तो यहाँ पे बेसिकली
फोस्टर केयर में बच्चों को इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि मदर्स वर्किंग हो रही है, पार्टनरशिप स्टेबल नहीं होने की वजह से मदर, जाहिर सी बात है पिता बच्चे को छोड़ के जा सकता है पर माँ नहीं जा सकती है, तो उस केस में माँ वर्किंग हो जाती है जिसकी वजह से परेशानियाँ हो रही हैं। 61 आपका मैचिंग से रिलेटेड है, आसान सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखेंगे आंसर करेंगे। हाँ, द यूएस प्राइड इट सेल्फ ऑन बींग अ लीडर इन दी वर्ल्ड कम्युनिटी, ये तो डायरेक्टली पैसेज में लिखा हुआ है, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का होना चाहिए 1। बी कह रहा है द क्वाइट क्राइसिस रिक्वायरिंग व्हाट, इमीजिएट एक्शन, तुरंत इसको मतलब एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो बी का थर्ड। और सी विमेन विथ अनप्लान, तो क्या हो जाएगा अनप्लान प्रेगनेंसी, सी का सेकेंड हो जाएगा डी। द पीरियड फ्रॉम इन्फेंसी थ्रू प्री स्कूल ईयर्स, क्या हो गया सेट्स द स्टेज फॉर चाइल्ड्स फ्यूचर, यही एक इम्पॉर्टेंट फेज है जिसमें बच्चे का भविष्य तय होता है। सिंपल, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर डी। फिर हम अगले पैसेज की तरफ चलेंगे, छोटा सा पैसेज है, क्वेश्चन पहले देखते हैं। क्वेश्चंस में आपको मिडल ऑफ माई लाइफ पूछा गया है, ओके। देन ऑथर सेज दैट इन लेटर ईयर्स द इन हिज लव ऑफ बुक्स डिमिनिशेस, ओके। नेक्स्ट 66, ये आपका मैचिंग से रिलेटेड है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। कह रहा है इफ आई हैड बीन आस्क्ड इन माई अर्ली यूथ वेदर आई प्रीफर टू हैव डीलिंग ओनली विद मैन और ओनली विद बुक्स, माई आंसर वुड सर्टेनली हैव बीन इन फेवर ऑफ बुक्स। अगर मुझसे बचपन में पूछा जाता कि मुझे किताबें पसंद हैं या फिर लोग, तो डेफिनेटली मेरा आंसर क्या होता, मुझे किताबें पसंद है, ठीक है। इन लेटर ईयर्स, लेकिन बाद के सालों में this become less and less, ये कम होता गया। not that I have had much better experiences with man than with books, on the contrary delightful books even now come in my way more often than purely delighted man। कह रहा है कि लेकिन बाद के टाइम में क्या होती है, जब बड़े होते हैं ऑथर, तो उनकी लाइफ में ऐसा नहीं रहा कि इस वजह से नहीं हुआ कि उनकी लाइफ में बड़े अच्छे अच्छे मैन आ गए, बड़े अच्छे अच्छे लोग मिले, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए उसके मतलब ये उनके कहने का मतलब है कि ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि अच्छे अच्छे लोग मिलने लगे तो किताबों से ज़्यादा मुझे लोग पसंद आने लगे। वो कह रहे हैं कि अभी भी मेरे रास्ते में जो अच्छे अच्छे किताबें हैं वो मेरे सामने आती हैं, जो डिलाइटफुल मैन है, एक हैप्पी मैन से ज़्यादा अच्छी होती हैं। बट द मेनी बैड एक्सपीरियंसेस विद मैन, लेकिन बहुत सारे ख़राब अनुभव जो मुझे लोगों के साथ हुए, हैव नरिश द मिडो ऑफ माई लाइफ, उन्होंने मेरी लाइफ को क्या किया है, एक तरीके से कराया है, एक तरीके से ग्रोथ मतलब कराया है, मतलब विकसित किया है। तो यानी जो धोखा उन्होंने किससे खाया, इंसानों से खाया है, उससे उनको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हुई है। सिंपल, एज द नोबलेस्ट बुक कुड नॉट डू, किताबों में देखो जैसे पढ़कर हम जो ज्ञान अर्जित करें और दूसरा अनुभव करके ज्ञान अर्जित करें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा होता है, जो अनुभव के द्वारा अर्जित किया जाता है। किताबें आपको बोलेंगी अच्छे इंसान बुरे इंसान की क्वालिटीज़, जब आप खुद अनुभव करते हैं तो आप अपने अनुभव पे क्या करते हैं, एक्सपीरियंस पे क्या करते हैं, रिलाई करते हैं। सिंपल, तो वही एक्सपीरियंस यहाँ पे ऑथर शेयर करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है द मिडो ऑफ माई लाइफ का मतलब क्या होता है, लाइफ इन द हिल्स, वास्ट एंड रिच्ड लाइफ, डल लाइफ इन अ हॉस्टल, ड्रामेटिक लाइफ ऑफ एन एक्टर। तो राइट आंसर हो जाएगा वास्ट एंड रिच्ड लाइफ, मतलब बड़ी एनरिच्ड प्रॉस्पेरस लाइफ इन दैट सेंस। राइट आंसर इज बी। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है द ऑथर सेज दैट इन लेटर ईयर्स हिज लव ऑफ बुक्स डिमिनिशेस बिकॉज, बाद में उनकी जो बुक्स के प्रति लगाव था वो कम हो गया। डिमिनिशेस का मतलब होता है कम होना। क्यों? ही डिडंट गेट मेनी डिलाइटफुल बुक्स, नहीं, उनको अभी भी डिलाइटफुल बुक्स मिलती हैं, उन्होंने ऐसा मेंशन किया हुआ है। ही हैड बेटर एक्सपीरियंसेस विद मैन दैन विद बुक्स, ओके। ही हैड गिवन अप द हैबिट ऑफ रीडिंग, बिल्कुल नहीं, उन्होंने किताबों को पढ़ना छोड़ा नहीं है। द बैड एक्सपीरियंसेस ही हैड विद मैन वर मोर वैल्यूएबल एंड एनरिचिंग दैन व्हाट द नोबलेस्ट बुक कुड गिव। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। द ऑथर सेज इन लेटर ईयर्स हिज लव ऑफ बुक्स डिमिनिशेस, क्यों? जो बैड एक्सपीरियंसेस उनको मैन के साथ हुई है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, जो एक नोबल बुक उनको दे सकती है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। In his early youth, the author liked to have dealing with books more than with man, preferred to have dealing only with books,
लाइक टू हैव डीलिंग विद ओनली मैन रेदर देन विद बुक्स, ये तो बिल्कुल नहीं होगा. लाइक टू हैव डीलिंग इक्वली विद मैन बुक्स विद सिनेमा, नो सेंस एट ऑल. यहाँ पे क्या प्रीफर टू हैव डीलिंग ओनली विद बुक्स, ऐसा कुछ नहीं है. उनको क्या पसंद था, किताबें ज़्यादा पसंद थी मैन से, सिंपल, बचपन में ऐसा. तो राइट आंसर इज ए. चूज द ऑप्शन विच इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज. कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है. द ऑथर इज एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर. ऑथर लव्स टू ट्रेवल अक्रॉस द वर्ल्ड. ट्रैवलिंग की तो बात नहीं की गई है. फिर आपके पास आता है द ऑथर प्लान्स टू बिल्ड अ हाउस इन अ मीडो. द ऑथर इज वेरी फॉन्ड ऑफ बुक्स. तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 66 विच सेज in my if in my early youth, है ना, I had been asked whether I liked dealing with man or books. ये आपका मैचिंग से रिलेटेड है, तो ए का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा. ए का फर्स्ट है क्या, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा. बी कहता है आई हैव हैड मच बेटर एक्सपीरियंस विद बुक्स, डिलाइटफुल बुक्स even now come in my way. Bad experiences with man have nourished the middle of my life. उनकी लाइफ को और ज़्यादा एनरिच किया है और ज़्यादा अच्छा बनाया है इन दैट सेंस, मतलब और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड किया हुआ है, बड़ा बनाया है इन दैट सेंस. फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज. आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन है. बैड एक्सपीरियंसेस विद मैन वर मोर वैल्यूएबल दैन द नोबलेस्ट ऑफ बुक्स फॉर द author. Yes, the bad man plugged the meadow in the which the author lived. No sense. Books were found in the middle where the author lived. Books were never liked by the author. गलत. राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए. 67 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए. यस. फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आए. यस पीपल, चलिए अच्छा पैसेज है ये भी आपका, सॉल्व करते हैं इसको. तो अगेन क्वेश्चन पैसेज सॉल्व करने से पहले क्वेश्चंस देखिए, मैं साइड में हूँ, आप क्वेश्चंस देखिए. ठीक, नेक्स्ट पैसेज आ जाएगा आपका. कह रहे रस्टी वॉज अ क्वाइट इमेजिनेटिव चाइल्ड हु लिव्ड द नेचुरल वर्ल्ड. ठीक है, सॉरी, हु लव्ड द नेचुरल वर्ल्ड. कह रहा है कि रस्टी एक बहुत ही इमेजिनेटिव बच्चा था जिसको नेचुरल वर्ल्ड बहुत पसंद था. ठीक है, प्राकृतिक जीवन बहुत पसंद था. ही हैड ग्रोन अप इन द हिल्स विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स एंड ही हैड नेवर नोन हिज पेरेंट्स. ठीक, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मतलब उस पला बड़ा है और अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं जानता था. व्हेन हिज ग्रैंड पेरेंट्स डाइड रस्टी वॉज सेंट टू लिव विद हिज फादर इन दी सिटी. अब देखो, रस्टी के जब ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो उसको कहाँ भेज दिया जाता है, उसको उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास भेज दिया जाता है. रस्टी को डिफ़िकल्टी होती है सिटी लाइफ को अडेप्ट करने में. मिसिंग द पीस एंड क्वाइट ऑफ हिल्स, मतलब वो पहाड़ों की वो शांति को क्या करता है, मिस करता है, याद करता है. ही फाउंड सोलेस इन एक्सप्लोरिंग द cities, parks and gardens, in spending time with his new friend Somi. One day while exploring a park, Rusty came across a group of monkeys. कह रहा है कि वो सिटी में एकांत में बैठ जाता है और सिटीज़ के जो गार्डन होते हैं, पार्क होते हैं, उसमें टाइम बिताता है और एक नया फ्रेंड बनता है जिसका नाम है सोमी. एक दिन जब वो एक्सप्लोर कर रहा था, रस्टी एक मंकीज़ के ग्रुप से टकराया. ही फैसिनेटेड बाय देयर एंटिक्स और फुलरी स्पेंट आवर्स वॉचिंग देम. तो जो मंकीज़ की हरकतें थी उससे क्या था, वो एक तरीके से फैसिनेटेड था, अट्रैक्टेड था और उनको घंटों देखा, ऑब्जर्व किया. एज रस्टी ग्रू ओल्डर, जैसे ही वो बड़ा हो गया, ही कॉन्टिन्यू टू स्ट्रगल विद सिटी लाइफ. क्योंकि शुरू से पहाड़ों में रहा था तो उसकी लाइफ स्टाइल कहीं ना कहीं वो सिटी के लाइफ से मैच नहीं हो पाती थी, उसको पहाड़ ही पसंद आते थे बेसिकली. ही फाउंड हिमसेल्फ यर्निंग फॉर हिल्स मोर एंड मोर. अब देखो, अब उसको पहाड़ की जो चाह है, लालसा है, वो बढ़ती जा रही थी. इवेंचुअली मतलब फाइनली डिसाइडेड टू रिटर्न हिज ग्रैंड पेरेंट फादर्स हाउस. अब वो डिसाइड करता है कि हम वापस से मैं क्या करूँगा, अपने ग्रैंडफादर के घर चला जाऊँगा. ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट द हाउस हैड बीन सोल्ड. उसे आश्चर्य हुआ कि जो ग्रैंड पेरेंट्स का घर था वो बेच दिया गया है. बट वॉज वेलकम्ड बाई द न्यू ओनर्स. लेकिन न्यू ओनर्स ने क्या किया है, रस्टी का वेलकम किया.
अ काइंड कपल हु हैड हर्ड अबाउट रस्टी फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। एक काइंड कपल थे बेसिकली जो रस्टी के बारे में उसके ग्रैंड पेरेंट्स से सुन रखे थे। रस्टी वॉज थ्रिल्ड टू बी बैक इन द हिल्स। रस्टी को बहुत अच्छा लगा वापस जाकर, कहाँ, पहाड़ों में। सिंपल। तो किसी की लाइफ स्टोरी शेयर की गई है, अच्छी स्टोरी है, स्टोरी बेस्ड पैसेज इसको बोलते हैं। कह रहे सराउंडेड बाई नेचर एंड वंस अगेन, अब एक बार फिर से पहाड़ों में चला गया है, नेचर से, प्रकृति से अपने आप को उसमें पाया, तो उसको और ज़्यादा खुशी हो रही है। ही स्पेंड हिज डेज एक्सप्लोरिंग द फॉरेस्ट एंड मीडोज एंड मेड फ्रेंड्स विद द लोकल वाइल्ड लाइफ। आप देखो, एक्सप्लोर करता है पहाड़ों को, जंगलों को, इन दैट सेंस वो पहाड़ी एरिया को, और फ्रेंड्स बनाता है लोकल वाइल्ड लाइफ में, मतलब जो जंगली वहाँ पे एनिमल्स हैं उनसे क्या करता है, फ्रेंडशिप करता है, इन दैट सेंस। ही ऑल्सो बिगेन टू राइट स्टोरीज अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस एंड हिज राइटिंग टैलेंट वॉज सुन डिस्कवर्ड बाई अ पब्लिशर। रस्टी वेंट टू बिकम अ सक्सेसफुल राइटर बट ही नेवर फॉरगेट the lessons he had learned in the hills about the importance of nature and simple pleasure of life. रस्टी क्या करता है, अपने अनुभवों को लिखता है और जल्दी ही वो एक ऑथर बन जाता है। और लेकिन इतना सफल होने के बाद भी रस्टी को जो पहाड़ों की लाइफ है, जो पीसफुल लाइफ है, उसकी वैल्यू नहीं भूलता है। सिंपल। तो आसान सा पैसेज है, चलेंगे देखेंगे। वेयर डिड रस्टी ग्रो अप, कहाँ पे ग्रो अप हुआ, बेसिकली इन दी कंट्री साइड या फिर इन दी हिल्स, पहाड़ों में। सिंपल। आगे कह रहा है व्हाट डिड रस्टी मिस द मोस्ट अबाउट द हिल्स व्हेन ही मूव टू द सिटी, द हसल एंड बसल। हसल एंड बसल मीन्स क्या होता है, भीड़ भाड़, है ना, एक तरीके से हेस्टी लाइफ, जल्दबाजी वाली लाइफ जो होती है ना। द टॉल बिल्डिंग्स, नो, द नेचुरल वर्ल्ड। सिंपली वो क्या मिस करता है, जो प्राकृतिक जीवन है उसको मिस करता है। चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट हेल्प रस्टी इन बिकमिंग अ सक्सेसफुल राइटर। आप बताओ इसमें से कौन सा पॉइंट है जो हेल्प नहीं करता है रस्टी को सफल बनने में। फैसिनेटेड बाय सिटी लाइफ, लिव्स पीस एंड क्वाइट एंड चेरिश फ्रेंडशिप विद वाइल्ड लाइफ, एंजॉय सिंपल प्लेजर। तो ये फैसिनेटेड बाय सिटी लाइफ, अगर सिटी लाइफ से अट्रैक्टेड रहता तो राइटर नहीं बन पाता। What happened to Rusty's grandfather's house after his grandparents died? The house was sold. Simple. तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। Choose the option that does not help Rusty in becoming a successful writer. Imaginative, natural lover, talented, forgetfulness. तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। सिंपल सी बात है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर एवरीवन। फिर हम आगे चलेंगे तो हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट सा पैसेज आता है। पैसेज शुरू करने से पहले चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। हु वॉज कॉल्ड द ग्लेशियर मैन। नेक्स्ट है आपका इन लद्दाख रिटायर्ड सिविल इंजीनियर केम अप विद द आइडिया ऑफ व्हाट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75 है, किसको पद्मश्री अवार्ड मिला। ओके। फिर आपके पास 76 नंबर क्वेश्चन है एंड नाउ 77 एंड लास्ट क्वेश्चन इज 78। चलिए नेसेसिटी इज इंडीड द मदर ऑफ इन्वेंशन। सही बात है, अगर आपको ज़रूरत नहीं होगी किसी चीज़ की तो उसका आविष्कार भी करने की कोई नहीं सोचेगा। सिंपल सी बात है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। व्हेन एरियाज एंड इन अराउंड लेह बिगिन टू एक्सपीरियंस वाटर शॉर्टेज, जब लेह में पानी की कमी होने लगी थी, life didn't grind to a halt. Why? Because Chewang Norfel, a retired civil engineer in the Jammu and Kashmir government, came up with the idea of artificial glaciers. तो पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक आइडिया इनके माइंड में आया, आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स। लद्दाख अ कोल्ड डेजर्ट एंड अल्टीट्यूड ऑफ 3000। अब ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अब आप इसको खुद से रीड करके फिर क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो जैसे देखो कह रहा है कि लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है और इसकी बेसिकली इसके सी लेवल से इतना ऊंचा है, पूरा डेटा दिया गया है। हैज़ ए लो एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ 50 mm। अब देखो इसके यहाँ पे जो एवरेज बेसिकली रेनफॉल जो है वो भी कम है। सिंपल। ग्लेशियर्स हैव ऑलवेज बीन दी ओनली सोर्स ऑफ वाटर। वहाँ पे केवल एक ग्लेशियर्स हैं जो वाटर के पानी के स्रोत रहे हैं। एग्रीकल्चर इज completely dependent on glacier melt unlike the rest of river. मानसून फेड इंडिया।
तो एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड होता है, टोटली ग्लेशियर पे डिपेंड होता है, सिंपल सी बात है. बट ओवर द ईयर्स द इंक्रीजिंग इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, रेनफॉल एंड स्लो फॉल पैटर्न्स हैव बीन चेंजिंग, रिजल्टिंग इन सीवियर शॉर्टेज एंड ड्रॉट सिचुएशन. ड्रॉट मतलब क्या होता है, सूखा. अब देखिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज के वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, पानी की कमी हो रही है, सूखा पड़ रहा है, ऐसी सारी दिक्कतें आ रही हैं. गिवन द सीवियर विंटर कंडीशन द विंडो फॉर फार्मिंग इज़ यूजुअली लिमिटेड टू वन हार्वेस्ट सीजन. तो इसकी वजह से क्या हो रही है, खेती करने में परेशानी हो रही है, सिंपल सी बात है. फॉन्डली कॉल्ड द ग्लेशियर मैन मिस्टर नॉर्फेल हैज़ डिज़ाइंड ओवर 15 आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स इन एंड अराउंड ले सिंस 1987. कह रहे हैं कि 15 आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स इन्होंने बनाया है 1987 से, इन रिकग्निशन ऑफ हिज पायनियरिंग एफर्ट. अब उनके इस एफर्ट को, मतलब उन्होंने जो एक न्यू इनिशिएटिव लाया है उसके एफर्ट को देखते हुए ही वॉज कन्फर्ड पद्मश्री बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2015. 2015 में उनको इस एफर्ट के लिए क्या मिला है, पद्मश्री मिला है. देयर आर फ्यू बेसिक स्टेप्स फॉलोड इन क्रिएटिंग आर्टिफिशियल ग्लेशियर. कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो फॉलो किए गए हैं आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाने के लिए. रिवर और अ स्ट्रीम ऑफ वाटर एट अ हायर अल्टीट्यूड इज delivered to a shaded area of hill facing north where the winter sun is blocked by a ridge, a mountain range. अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो आर्टिफिशियल ग्लेशियर का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया है उसकी वजह से क्या हुआ है कि लेह में जो पानी का प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो पाया है, और उनकी इस इनिशिएटिव के लिए उनको पद्मश्री अवार्ड मिला है. खेती की प्रॉब्लम जो है वो उसको शॉर्ट आउट किया गया है. ये सारी बातें कही गई हैं. अब कहा गया है कि हु वॉज कॉल्ड द ग्लेशियर मैन, किसको हम ग्लेशियर मैन कहते हैं. तो एक नाम दिया हुआ था, ज़रा देखो, नॉर्फेल करके नाम था. अब यहाँ पे आप ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ना, फर्स्ट टाइम नाम सुना ना, तो पैसेज में देख लिया करो बेटा, रिस्क क्यों लेना. छेवांग नॉर्फेल है ना, तो यहाँ पे भी नॉर्फेल है, तो कुछ बच्चों ने नॉर्फेल लिखा था, नॉर्फेल है, डी में मार्क कर देंगे, लेकिन पूरा नाम लिखना पड़ेगा, छेवांग नॉर्फेल. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 74, कह रहा है इन लद्दाख अ रिटायर्ड सिविल इंजीनियर केम अप विद द आइडिया ऑफ व्हाट. बताओ यहाँ पे किस आइडिया के साथ आए, आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स के साथ आए. सिंपल, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है. फिर कह रहे हैं कि पद्मश्री उनको कब मिला था, तो डायरेक्टली लिखा है 2015 में मिला था, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा. फिर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 76 की तरफ. कहता है फ्रॉम द गिवन below choose the most appropriate one to complete the sentence. Glaciers are the only source of water in Ladakh because of what. अब देखो, very hot climate, erratic rainfall, low annual rainfall, heavy snowfall. तो यहाँ पे अगर देखें तो क्या प्रॉब्लम थी, erratic rainfall या फिर low annual rainfall. तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, low annual rainfall. 77 मैचिंग से रिलेटेड है. अब देखो कह रहा है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो ए का तो 1 ही होगा. ए का 1, लद्दाख एट एन एल्टीट्यूड ऑफ इतना इतना इज कोल्ड डेजर्ट, तो बी का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा. फिर आप आगे चलेंगे, सी मिस्टर नॉर्फेल ने क्या डिज़ाइन किया, 15 ग्लेशियर्स, और डी बच गया सम स्टोन एम्बैंकमेंट्स इम्पेड द फ्लो ऑफ वाटर, तो डी का क्या हो जाएगा आपका, 4th हो जाएगा. क्लियर, तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, ए हो गया. 78 question. Glaciers are significant for irrigation because they provide rich mineral, make the climate suitable for a school picnic, provide water for farming या boost film making. सॉरी, तो यहाँ पे जरा 2 ऑप्शन देखिए, ये फिल्म मेकिंग की बात कहाँ से आ गई, पिकनिक की बात कहाँ से आ गई, रिच मिनरल की भी बात नहीं की गई है. राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा. तो ये सारे इंपॉर्टेंट हमारे PYQs रहे हैं जो मैंने आपको कवर कराया है. आई होप आपको बहुत हेल्प मिलेगी जब आप फाइनल एग्ज़ाम में बैठेंगे, और साथ ही साथ PYQs के क्वेश्चंस देखकर आपको एग्ज़ाम का लेवल का एक आइडिया लग गया है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच.